ठंड का मौसम आ गया है। शहर से कुछ दूरी पर स्थित है यह रामपुर गांव। यह जगह भूपृष्ठ से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। एक समय इस रामपुर गांव में रॉय साहब का राज हुआ करता था। उनकी विशाल विशाल इमारतें थीं, जो अब खंडहर में बदल चुकी हैं। साहब लोग इन इमारतों को छोड़कर चले गए और तब से आज तक उन इमारतों के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों में यह चर्चा तो है कि इस रामपुर के बंगलों के कोनों कोनों में आज भी कोई तो रहता है। इन बातों का पर्दाफाश करने के लिए आलोक इस रामपुर में आकर हाजिर हुआ है। आलोक एक जासूस है जो ऐसी जगहों की खोज करता है। आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। इतने दिनों की तलाश, ये देखकर तो लगता है यही है वह बंगला। आस पास और कुछ नहीं है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इसलिए शाम होते ही हल्का कोहरा छाने लगता है। मुझे लगता है अब मुझे अंदर जाकर असली काम शुरू करना चाहिए। इस गांव के लोगों ने इसे भूतिया कहा है। हाँ, ये सब बस कोरी अफवाहें हैं। इस बंगले में कोई नहीं रहता, ये तो साफ दिख रहा है। मैं अंदर जाता हूं, देखता हूं एक बार। आलोक ज्यादा कुछ सोचे बिना बंगले के अंदर घुसने जा रहा था। अचानक किसी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोक लिया। अरे ओ बाबू, 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात गए? कौन है वहां? क्या चाहिए आपको? मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। मैं आपको जानता नहीं, पर मैंने आपको यहां आते देखा। आप तो वापस उसी खंडहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे थम जाइए तो बाबू। आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक जांच के सिलसिले में आया हूं। और हां, ये सब बेतुकी कहानियां, भूत प्रेत की बातें, इन पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं आज पूरी रात इस बंगले में अकेला बिताऊंगा और कल सुबह आपको यह साबित कर दूंगा कि आप लोग गलत हैं। बाबू देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, मैं जानबूझकर आपको इस खतरे के रास्ते पर धकेल नहीं सकता। गांव का हर आदमी जानता है कि उस बंगले के भीतर क्या है। वहां न जाइए। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि इस जगह का रहस्य छिपा रहे? अरे कैसी बातें करते हैं आप? मैं आपका भला चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, उस बंगले की चौखट को भूलकर भी मत लांघना। अगर आपको साहसिक जगहें पसंद हैं, तो मैं आपको ऐसी और इमारतें दिखा सकता हूं जहां जंगली जानवरों और सांपों के सिवा और कोई खतरा नहीं है। मेरी बात मानिए। यह सब बस मुझे डराने के लिए कहा जा रहा है। धन्यवाद आपकी चेतावनी के लिए, पर अब आप कृपा करके मुझे और बाधा मत दीजिए। मुझे अपना काम करने दीजिए। अब मैं चलता हूं। यह कहकर आलोक ने अपनी गर्दन हिलाई और तेजी से चलता हुआ विशाल गेट पार करके बंगले के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हुआ। प्राचीन साहब के जमाने का बना यह विशाल आकार का बंगला। वाह, शानदार बनावट। सचमुच यही तो मैं इतने दिनों से चाहता था। इस पुरानी वास्तुकला में भी एक अजीब खूबसूरती है। बंगले की कारीगरी देख रहा था। अचानक किसी ने फिर से पीछे से आकर उसे आवाज दी। फिर कौन? मैंने कहा यहां कोई नहीं है। क्या है? आलोक चौंक कर पीछे मुड़ा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र कम से कम 50 के आसपास होगी। वह वही बूढ़ा व्यक्ति नहीं था जो पहले मिला था। यह एक अलग व्यक्ति था, जिसकी आंखें अजीब सी थीं और चेहरे पर एक पुरानी मुस्कान तैर रही थी। उसके मैले कुचैले कपड़ों से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैं हर उस शख्स का इंतजार करता हूं जो इस बंगले की दहलीज पार करने की हिम्मत दिखाता है। तुम कौन हो? नमस्ते, मेरा नाम आलोक है। मैं एक शोधकर्ता हूं। मैं परित्यक्त इमारतों के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं। क्या आप इस बागले के मालिक हैं? मालिक? हाँ, मैं हूं। मेरा नाम बाबूलाल है। मैं इसी घर का हूं। मेरे बाप दादा को लेकर लगभग 7-8 पीढ़ियां इसी जमीन पर रही हैं।
मैं उसी रॉय साहब के वंश का बेटा हूँ। अब तो बस देखभाल करता हूँ और यहीं रहता हूँ। अब यही मेरी दुनिया है। पर गांव वालों ने तो कहा कि यह बंगला खाली है और यहां कोई नहीं रहता। उफ, उन जालिम गांव वालों की बात और मत पूछो बेटा। उन्हें हमारी खुशहाली कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने ही इस जगह को भूतिया कहकर बदनाम किया है ताकि मैं इसे छोड़कर भाग जाऊं। पर मैं 1 इंच भी यह जगह नहीं छोड़ूंगा। इस जगह पर मेरा हक है। हो सकता है गांव वाले सच में इनसे दुश्मनी रखते हो और यह आदमी रॉय परिवार का आखिरी सदस्य हो। मेरी जांच के लिए यह सही आदमी है। ठीक है बाबूलाल जी, मुझे कुछ रात यहां बितानी है ताकि मैं इस ऐतिहासिक वास्तुकला बसा की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकूं। हाँ, अंदर आओ। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बाहर ठंड है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबूलाल ने हाथ के इशारे से आलोक को अंदर आने के लिए कहा। वे बड़ी ड्योढ़ी पार करके एक बड़े अंधेरे कमरे में पहुंचे। बाबूलाल जी, ये कमरा, इसकी हालत बहुत खराब है। यहां रोशनी भी बहुत कम है। जरा इन पर नजर डालो बेटा। ये मेरे पुरखों की तस्वीरें हैं। मेरे परदादा, उनके दादा, इन्हीं की रूह आज भी इस बंगले के हर कोने में जिंदा है। यह जगह महज खंडहर नहीं, इतिहास है। आलोक ने तुरंत अपने बैग से कैमरा, ट्राइपॉड और अन्य जांच के उपकरण निकाले। उसने उन्हें कमरे के अलग अलग कोनों में सेट किया ताकि रात की हर हलचल को कैद किया जा सके। मैं सारी रात यहां रुककर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करूंगा। मैं अब आराम करूंगा। आप चाहें तो जा सकते हैं। जाना? मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा। मैं तो यहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। धन्यवाद बाबूलाल जी, पर मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत थक गया हूं। आलोक जमीन पर बिछे आसन पर बैठ गया। वह पूरी तरह से थक चुका था। सर्द मौसम, बंगले का अंधेरा और बाबूलाल की अजीब बातें, इन सब ने मिलकर उसे नींद की गहरी चादर में लपेट दिया। रिकॉर्डिंग शुरू थी और आलोक सो गया। सुबह हुई। आलोक की आंखें खुलीं। कमरे में बेहद ठंडी हवा थी। उसने चारों ओर देखा। उसके सामने जहां बाबूलाल बैठे थे वह जगह पूरी तरह से खाली थी। बाबूलाल गायब थे। बाबूलाल कहां गए? मैंने उन्हें यहीं देखा था। शायद सुबह जल्दी टहलने निकल गए होंगे। आलोक तुरंत अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही रिकॉर्ड बटन दबाया, उसे पता चला कि सारी डिवाइसेस बंद थीं। बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यह क्या मजाक है? सारी बैटरियां एक साथ कैसे खत्म हो सकती हैं? मैंने कल रात सब फुल चार्ज किया था। उसके मन में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। आलोक ने बाबूलाल को ढूंढने के लिए पूरे बंगले में घूमना शुरू कर दिया। बाबूलाल, बाबूलाल, कहां हैं आप? मेरी डिवाइसेस बंद क्यों हैं? वह हर कमरे, हर दालान में गया, लेकिन बाबूलाल का कोई अता पता नहीं था। वह पूरी तरह से गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। तभी बांग्ले के सबसे अंधेरे कोने में स्थित एक बंद लोहे के दरवाजे वाले कमरे से उसे कुछ चबाने की अजीब गीली आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई जानवर है क्या? सांस रोककर, हिम्मत जुटाकर आलोक ने धीरे से उस लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर का दृश्य देखकर आलोक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कमरे के अंदर एक विशालकाय, भयानक आकृति बैठी थी। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले थे। वह मानव राक्षस जैसा दिख रहा था और जमीन पर बिखरे कच्चे मांस को जल्दी जल्दी खा रहा था। हे भगवान, ये क्या चीज है? वह खौफनाक राक्षस नुमा आकृति, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी, मुड़ी
और आलोक की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें पीले रंग की थीं और आग की तरह जल रही थीं। तुम क्यों आए? आलोक ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से वहां से भागना शुरू कर दिया। बांग्ले के डरावने गलियारों को पार करते हुए वह गेट से बाहर निकला और रामपुर गांव की तरफ दौड़ता चला गया। दौड़ते दौड़ते हांफते हुए आलोक गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक छोटी खुली चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर दो गांव वाले रामू काका और श्याम सिंह बैठे थे और चाय वाला राम खिलावन अपनी भट्टी संभाल रहा था। पानी भाई साहब, मुझे पानी और मुझे वहां से दूर ले चलो। अरे बाबू, क्या हुआ आपको? इतना घबराए हुए क्यों हो? आप तो रात उस बंगले में थे ना? हाँ, मैं था। मैंने रात उस बंगले में एक राक्षस देखा और मेरे साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबूलाल अनिकाई गौरे, वह गायब हो गए। मैंने उस भयानक चीज को मांस खाते देखा। चाय की दुकान पर बैठे रामू काका और श्याम सिंह ने एक दूसरे को उदासी और गहरी चिंता से देखा। फिर रामू काका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। बाबू, आप किस बाबूलाल की बात कर रहे हैं? वही बंगले का मालिक जिसने खुद को रॉय साहब का वंशज बताया था। बेटा, वह मालिक नहीं था, वह इसी गांव का पागल इंसान था जिसका नाम बाबूलाल था। उसे जुनून था कि वह उस बंगले का मालिक है। वह अपने घर से भागा हुआ था। हाँ, वह अक्सर रात में उसी खंडहर में चला जाता था और खुद को राजा समझता था। गांव वालों ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। और सुबह गांव वालों ने उसकी लाश देखी थी, बांगले के ठीक बाहर। उसकी शरीर टुकड़ों में था। क्या कह रहे हैं आप? उसकी आत्मा वहां रहती है बेटा। वह जो तुम्हें रॉय साहब का वंशज बनकर मिला, वह कोई आदमी नहीं था। वह बाबूलाल की भटकती हुई आत्मा थी जो हर जिज्ञासु आदमी को अंदर खींच कर ले जाती है। और वह राक्षस, वह बागले का असली शाप है। जो भी उस बंगले में रात गुजारता है वह या तो गायब हो जाता है, जाले अगले दिन उसकी लाश मिलती है। तुमने एक भूत देखा है जो तुम्हें फंसाने आया था। तो ये सच है? मैंने एक भूत को देखा जिसने मेरा भरोसा जीता। और आलोक का सारा सामान, कैमरे, रिकॉर्डिंग गियर और मोबाइल सब उस बांग्ले के अंदर पड़े थे। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। बार बार मना करने के बावजूद उसने किसी की बात नहीं सुनी और जबरदस्ती उस बांग्ले में जाने का दुस्साहस किया था। उसे बस किसी तरह इस रामपुर से दूर भागना था। अब बस एक ही सीख मिली है, मैं कसम खाता हूं, इसके बाद भूलकर भी किसी दिन वह किसी परित्यक्त बंगले में घुसने का दुस्साहस फिर न करूं।